नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के टोटल 63 शिफ्ट में जो भी हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे रियल प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले ग्रुप डी के टोटल 42 शिफ्ट में जो भी हमारे 250 से ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे जा चुके हैं, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर के आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके प्रश्नों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी के टोटल 56 शिफ्ट की ई बुक भी आ चुकी है। तो अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाली ई बुक मिल जाएगी। यहाँ पर टॉपिक वाइज आपके करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने मेंशन किया हुआ है और इसको रिवाइज करके आप अपने ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, 16 सितंबर को दूसरे शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की घोषणा की गई। तो बजट वाली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। ध्यान रखिएगा कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि हम लोग अपने देश में टोटल 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से यहाँ पर जोड़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि अक्टूबर 2021 में कौन सी सार्वजनिक कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी सरकारी कंपनी होती है उसी को हम लोग महारत्न कहते हैं और 11वें नंबर की जो महारत्न कंपनी है इसका नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुआ था। मुख्यालय इसका आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा और रविंदर सिंह ढिल्लन वर्तमान में इसके सीएमडी हैं। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने हर खेल में प्रतिस्पर्धा के लिए सबसे ज़्यादा 396 खिलाड़ियों को दल को भेज करके एक रिकॉर्ड बना दिया। देखिए, प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भेजे थे और ये आपके ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने खेलो इंडिया गेम्स के हर खेल में पार्टिसिपेट किया। तो ये राज्य हमारा हरियाणा है। इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी हरियाणा में ही किया गया और सबसे ज़्यादा मेडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भी हमारे हरियाणा की टीम ने ही जीता है। टोटल 52 स्वर्ण पदक सहित हरियाणा की टीम ने इसमें 137 मेडल जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस महारत्न कंपनी को सबसे भरोसेमंद सरकारी कंपनी का अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा कोल इंडिया लिमिटेड है जिसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। ये भारत सरकार की सबसे भरोसेमंद कंपनी रही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक 2021 में भारत ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो अपने देश भारत की बात करते हैं तो इसने हराया था जर्मनी को और ये प्रश्न ऑलरेडी 2 बार आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 में कितने नए वंदे भारत ट्रेन को चलाने की घोषणा की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस साल के बजट में ये घोषणा की गई कि अगले 3 सालों में हमारे देश में टोटल 400 नई वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि हमारे देश की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो आपके किन 2 शहरों के बीच में चलती है। दूसरी वाली तो आपकी दिल्ली से चलती है कटरा के बीच, पहली वाली कहाँ चलती है ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेलर की खिलाड़ी कौन बनी है। तो इनका नाम नेत्रा कुमानन है। हालांकि ये कोई पदक वगैरह नहीं जीत पाई थी, लेकिन हमारे देश की पहली नाविक बन गई जो कि आपके ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात को 100% प्राप्त करने का लक्ष्य है।
यानी कि जो हमारे यहाँ पर छात्रों की पढ़ाई के लिए नामांकन होता है इसको 100% प्राप्त किया जाए, और ये टारगेट रखा है सरकार ने 2030 का। तो ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न था, 2030 का यहाँ पर टारगेट है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2022 में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार श्रम बल में हमारे जनसंख्या के कितने प्रतिशत की भागीदारी है। तो अगर हम लोग लेबर फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भागीदारी है वह आपका 41.6% है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है वो आपके नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है। 2019-20 के लिए जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें भागीदारी 40.1% थी, जो कि अब बढ़ करके 41.6% यहाँ पर हुई है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि वर्ष 2022 में युवा गणितज्ञों के लिए जो रामानुजम पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया। तो हमारे कोलकाता की एक प्रोफेसर हैं, नाम इनका नीना गुप्ता है। इन्हीं को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 के अंतर्गत भारतीय रेलवे के कितने किलोमीटर नेटवर्क को कवच टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। तो ये जो आपका नेटवर्क है ये होगा हमारा 2000 किलोमीटर का। जब आपसे कवच टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि इस साल के बजट में 2000 किलोमीटर की घोषणा की गई है। और देखिए ये सेम प्रश्न पूछ लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कवच टेक्नोलॉजी का परीक्षण आपके तेलंगाना में किया गया और इस साल के बजट में ये व्यवस्था की गई है कि हमारे 2000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क पर इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिसंबर 2021 में सी इज चेंज मेकर प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। क्या नाम है? सी इज ए चेंज मेकर इस प्रोग्राम का नाम है और ये आपके दिसंबर 2021 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, ये भी कई बार आ चुका है कि मार्च 2022 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यूनिसेफ इंडिया की सहायता से किस योजना को लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव और कम से कम 6 से 7 बार ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो कम से कम ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 11 से 14 साल की वह बच्चियां जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिया था वह वापस स्कूल में लौटे। इसके लिए 8 मार्च 2022 को हमारे महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया के साथ में मिलकर के कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का जो फाइनल मुकाबला है ये कहां पर खेला गया है। तो अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर इस फाइनल मुकाबले का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया था, जिसमें गुजरात ने राजस्थान को हरा करके पहली बार ट्रॉफी को जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा 44% सोने का भंडार है। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसका उत्तर बहुत सारे बच्चे गलत कराए। रीज़न ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो हमारा उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया था कि 2021 में एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा सोने का भंडार कहाँ पर है। तो ये आपको मिलेगा बिहार में। अगर आपको याद हो तो पिछले साल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में ही ये पता चला था कि हमारे देश में जो कुल सोना है उसका 44% सोना तो आपको सिर्फ बिहार राज्य में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार हमारे देश का सबसे गरीब राज्य है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के पद पर किसको नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी की नियुक्ति हुई है। बाकी अगर हम लोग NIELIT की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 1994 को हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में नीतू घंगास ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है।
तो कॉमनवेल्थ आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिनका भी आने वाले चौथे या पाँचवें फेज़ में एग्ज़ाम है। नीतू घंगास की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने आपके बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस साल जो राष्ट्रमंडल खेल हुए उसमें हमारा देश पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है और हमने इसमें टोटल 61 पदक जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में लॉन्च कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के तहत किस वर्ष की आयु की बालिकाओं का नामांकन किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारी 11 से 14 वर्ष की बालिकाएं हैं उनका नामांकन यहाँ पर किया जाएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 में चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड में टॉर्च रिले स्टार्टर और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन शामिल हुए। तो यहाँ पर शामिल हुए थे हमारे भारत के विश्व चैंपियन चेस खिलाड़ी जिनका नाम विश्वनाथन आनंद है, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं, खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले भी ये पहले भारतीय हैं। ये आपके प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस आईआईटी संस्थान ने ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए एक डिवाइस को विकसित किया। तो जब हम लोगों ने आईआईटी के ऊपर क्लास की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा एक डिवाइस को डेवलप किया गया है जो कि आपके ओरल कैंसर का पता लगाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक के इतिहास में 2 ही खिलाड़ी हैं हमारे देश के जिन्होंने कोई मेडल जीता है। रजत पदक की बात हो रही है तो पहले खिलाड़ी आपके नीरज चोपड़ा बन गए हैं। और वहीं पर अगर हम लोग पहले मेडल की बात करते हैं तो 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने हमारे भारत को कांस्य पदक दिलाया था, जो कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का अभी तक एकमात्र मेडल था। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कितने प्रतिशत विकास दर का अनुमान है। तो ये जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए अनुमान है कि हमारी जो विकास दर है वो टोटल 9.2% रहेगी, जो कि इस साल के बजट में अनुमानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान कौन थे। बात हो रही है आरसीबी की। तो विराट कोहली ने पिछले साल कप्तानी छोड़ दी थी, तो फाफ डू प्लेसिस जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं वो इस टीम के कप्तान थे। अब आइए कुछ कप्तानों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा थे, चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में रविंद्र जडेजा हुए थे, बाद में फिर आपके कैप्टन कूल हो गए थे। इसी प्रकार से दिल्ली कैपिटल की बात करते हैं तो इसके ऋषभ पंत थे। ऋषभ पंत मतलब वही जिनका इस समय मामला चल रहा है। गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या थे जिन्होंने इस साल ट्रॉफी भी जिताई है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो इसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर। लखनऊ सुपर जायंट की बात करें तो केएल राहुल। पंजाब किंग्स का मयंक अग्रवाल। राजस्थान रॉयल का संजू सैमसन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का फाफ डू प्लेसिस और सनराइजर्स हैदराबाद के थे केन विलियमसन। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में नाबार्ड के द्वारा शुरू किए गए जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर नाबार्ड के द्वारा जीवा प्रोग्राम की शुरुआत टोटल 11 राज्यों में किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन हैं। तो इस पद पर आपको एमआर कुमार साहब देखने को मिलेंगे। 1956 में एलआईसी एक्ट के जरिए एलआईसी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ अनुमानित है। तो ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, ये है 9.2%। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई विनय समरस्य योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो भी हमारे ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह होती है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए और इसीलिए हमारे संविधान के जनक डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के सीएम हैं उनके द्वारा विनय समरस्य योजना को लॉन्च किया गया।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में भारत की पहली ई वेस्ट क्लिनिक किस राज्य में खोली गई है? तो ये उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही थी। आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया और पिछले साल यानी कि 2021 में भारत का जो पहला ई वेस्ट इको पार्क है उसको आपके दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एयर इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं इस पद पर एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति हुई है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एयर इंडिया कंपनी का जो अधिग्रहण है वो एक बार फिर से टाटा समूह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन हुआ था और ये इसका चौथा संस्करण था। अगला प्रश्न पूछा गया, दूसरी बार ये भी रिपीट हो रहा है कि मार्च 2022 में टेस्ट मैच क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कपिल देव के 36 वर्ष पुराने सबसे ज़्यादा रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो नाम इनका रविंद्र जडेजा है और इन्होंने 175 रन नॉट आउट बनाया था। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से संबंधित। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2022 के लिए जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है ये आपके टोटल 322 पुरस्कार दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे पुरस्कार हैं। आपको मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि 2022 में श्रेणी 1 के लिए जो सबसे बेहतरीन राज्य है उसका पुरस्कार कर्नाटक को मिला और श्रेणी 2 के लिए जो सबसे बेहतरीन राज्य है उसका पुरस्कार दिया गया था त्रिपुरा को। 13 तारीख को तीसरी शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में अनाथ बच्चों के लिए एक योजना को शुरू किया था? तो इसमें आपके ऑप्शन में जम्मू कश्मीर था, लद्दाख था। अब इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है, अगर किसी को याद है तो नीचे कमेंट में बताइएगा जिससे मैं इसकी PDF में इसे अपडेट कर दूंगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो इस साल के राष्ट्रमंडल खेल में महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया था और जो हमारी भारतीय टीम इसमें शामिल हुई थी उसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय महिला टीम का परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी शानदार था। हमारी टीम फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी और यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया से हार कर रजत पदक जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण पदक और न्यूजीलैंड ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा। इसका जो आयोजन है वो आपके गुजरात में किया जाएगा। गुजरात के टोटल 6 शहरों में इसका आयोजन होगा और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेल है और इसमें आपके टोटल 36 प्रकार के खेल शामिल किए गए हैं। 27 से 10 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा और पहले राष्ट्रीय खेल की हम लोग बात करें तो इसका आयोजन हुआ था लाहौर में। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में कुल कितने बच्चों को PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है 2022 में टोटल 29 बच्चों को दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 101वां। क्या है? भारत का स्थान इसमें 101वां रहा है। वहीं पर 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भारत 94th पोजीशन पर था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी संस्थान आपके टॉप पर नहीं था। टोटल 17 देश इसमें टॉप पर थे और ये जो रिपोर्ट है उसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेलथुंगर हेल्थ के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है कि वर्ष 2021 में जीव विज्ञान के लिए जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो CSIR के द्वारा हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। जीव विज्ञान के लिए ये जो पुरस्कार है 2021 में डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ल को दिया गया था। टोटल आपके 7 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है और पिछले साल 11 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया और ज़्यादा सिंपल कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन हुआ। मैस्कॉट अभी नहीं पूछा गया है, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो पेरी द बुल जो है वो इसका मैस्कॉट रहा था। भारत चौथे स्थान पर रहा है जिसमें हमने 22 स्वर्ण पदक, 16 सिल्वर मेडल
और 23 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए रिपीट हुआ कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है 11 व्यक्तियों को। फिर एक प्रश्न पूछा गया नीरज चोपड़ा वाला कि जुलाई 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा किस नंबर के भाला फेंक के खिलाड़ी बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये पहले खिलाड़ी हैं। मैंने आपको अभी बताया कि इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज हमारे देश की पहली खिलाड़ी थी जिन्होंने आपके लॉन्ग जंप की कैटेगरी में कोई मेडल जीता था। हालांकि इनका ये ब्रॉन्ज मेडल था, इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि पदक जीतने वाले किस नंबर के खिलाड़ी हैं तो आपका उत्तर होगा दूसरा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रजत पदक जीतने वाले किस नंबर के खिलाड़ी हैं तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पद्म भूषण पुरस्कार की बात हो रही है। ये प्रश्न भी 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, नाम इनका है देवेंद्र झाझरिया। ये हमारे भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। 2004 और 2016 के पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और पिछले साल के पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च ट्रांसलेटिंग इंडिया के लिए वेबसाइट का नाम क्या है? तो इस वेबसाइट का नाम है www.anukriti.net। क्या है? www.anukriti.net इस वेबसाइट का नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1 अप्रैल 2015 को किसके अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर योजना को लागू किया गया? तो ये हमारा हो जाएगा निर्भया फंड। किसके अंतर्गत? निर्भया फंड, जो कि आपके दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में इसका गठन किया गया था और उसी की मदद से 2015 में हमारे देश में वन स्टॉप सेंटर योजना को लागू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में किस राज्य की सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई? तो ये जो अभियान है इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और इसके अंतर्गत टारगेट ये था कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके घर शिक्षक जाएं और उनको प्रेरित करें कि उनके माँ बाप बच्चों को स्कूल में भेजें। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि जनवरी 2022 में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका परीक्षण किया गया था तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। कहाँ पर? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसका परीक्षण किया गया। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ये आपके गगनयान मिशन में यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस आईआईटी में 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था? तो ये वैसे पुराना है लेकिन ये चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रहा था। तो आईआईटी मद्रास के परिसर में इस 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया था। फिडे चेस ओलंपियाड 2022 के 44वें संस्करण का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये आपके 2022 में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में हॉकी के किस गोलकीपर खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी रिपीटेड ही प्रश्न है। नाम इनका पियास राजेश है। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान हैं जिन्हें हम लोग मनप्रीत सिंह के नाम से जानते हैं उनको भी पुरस्कार दिया गया था और पिछले साल टोटल 12 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में भारत में जो पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी है इसको कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 तक के अनुसार भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? तो इनका नाम है प्रहलाद जोशी और ये हमारे कोयला और खान मामलों के भी मंत्री हैं। वर्ष 2022 में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनका नाम प्रोफेसर नीना गुप्ता है और ये आपके भारतीय सांख्यिकी संस्थान में इस समय प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2022 में UWW रैंकिंग सीरीज में किस खिलाड़ी ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो नाम है इनका साक्षी मलिक। क्या नाम है? साक्षी मलिक इनका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया
कि मार्च 2022 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यूनिसेफ इंडिया की सहायता से किस योजना को लॉन्च किया गया? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। अगला प्रश्न कि वर्ष 2022-23 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत कुल 14 क्षेत्रों में कितने रोजगार के निर्माण का लक्ष्य है? तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत टोटल हमारे देश में 60 लाख रोजगार के निर्माण का लक्ष्य है। जैसे आपको हर साल 2 करोड़ रोजगार सरकार दे रही है, उसी प्रकार से इस योजना के अंतर्गत भी सरकार के द्वारा 60 लाख रोजगार दिए जाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न पूछा गया कि EPFO के द्वारा 2021-22 के लिए PF जमा राशि पर ब्याज की दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये पहले 8.4 हुआ करता था, अब इसको घटा करके 8.1 किया गया है। वर्ष 2022 में 6 क्रिकेट विश्व कप में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश की जो मिताली राज हैं, जिन्होंने आपके इसी साल संन्यास लिया है, वो आपके 6 क्रिकेट विश्व कप में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं पर अगर हम लोग पुरुष खिलाड़ियों की बात करते हैं तो हमारे देश के मास्टर ब्लास्टर यानी कि सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, इन दोनों के नाम टोटल 6 विश्व कप में खेलने का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में PSLV C-52 रॉकेट के द्वारा लॉन्च अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 04 सैटेलाइट को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया? वैसे यहाँ से जो प्रश्न है वो आपके 3-4 बार पहले पूछा जा चुका है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया कि कितनी ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया। अगला प्रश्न रिपीटेड कि योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपके लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन ने जीता है। वहीं पर अगर हम लोग महिला एकल की बात करते हैं तो इसको बुसानन ओंग बाम रुंग फॉर्म ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन के लिए किसे चुना गया? ये भी आपका रिपीटेड है। नाम इनका प्राजक्ता कोहली है। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी एक यूट्यूबर हैं और मोस्टली इनसेन नाम का इनका यूट्यूब चैनल है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2017 में किस राज्य ने उर्दू को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया था? तो इस राज्य का नाम है तेलंगाना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में टोटल आपको 5 राज्य मिलेंगे जिनकी दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है। यूटी की बात करें तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर राज्य की आधिकारिक भाषा में उर्दू शामिल है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में जारी राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स नीति के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत को एयर स्पोर्ट्स नेशन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो आपका साल है उसका टारगेट है 2030 का। अगला प्रश्न फिर वही देखिए, पढ़ाई छोड़ चुकी 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए कौन सी योजना? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में 31वें GD बिरला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो 31वां GD बिरला पुरस्कार है इससे नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया है। बाकी आपको इसके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है वो KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो 1991-92 में GD बिरला पुरस्कार की शुरुआत की गई थी विज्ञान के क्षेत्र में और नारायण प्रधान को इस साल ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ? तो पहले भी इसका प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन झारखंड के जमशेदपुर शहर में हुआ था। फाइनल मुकाबला हमारे भारत ने जीता था बांग्लादेश को हरा करके। और इससे पहले ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसमें सबसे ज़्यादा गोल किसने किया था? तो नाम इनका है सेंटो लिंडा। क्या नाम है? सेल्टो लिंडा इनका नाम है, जिन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा 5 गोल किए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हमारे भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया कि किस बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ में विलय हुआ है। ये भी आपका दूसरी या तीसरी बार पूछा गया है। तो यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक के साथ में विलय किया गया। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक में केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में, और आंध्र और कॉरपोरेशन बैंक का बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया है। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि हमारे देश में दो ऐसे बैंक थे जिनका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है, तो उन दोनों बैंक का नाम क्या है, ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 तक लक्षद्वीप पर कितने ऐसे द्वीप हैं जिन पर मानव निवास करते हैं, यानी कि जो हैबिटेट हैं, तो इनहैबिटेट हैं। तो ध्यान रखिएगा इनकी संख्या टोटल 10 हो जाएगी। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 36 द्वीप देखने को मिलेंगे। इसमें से हमारे 10 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर आपको मानव देखने को मिलेंगे। 17 द्वीप ऐसे हैं जो कि आपके बिल्कुल अनइनहैबिटेड हैं, यानी कि जहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं, और 5 यहाँ पर आपको सबमर्ज्ड रीफ देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 में चेस ओलंपियाड, मैंने आपको बता ही दिया कि तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था और इसका शुभंकर रहा है थम्बी। अच्छा, भारत ने इसमें एक मेडल भी जीता है। हमारे देश ने कौन सा मेडल जीता है, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, इसके समय को बढ़ाकर कितना मिनट किया गया है। तो ये जो आपका समय है पहले 2.5 मिनट हुआ करता था, अब इसको बढ़ा करके 3 मिनट कर दिया गया है। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका DRS वाला सिस्टम है, यानी कि अंपायर कोई निर्णय देता है तो उसके लिए आप थर्ड अंपायर से अपील करने का जो प्रावधान था, इसको 1 से बढ़ा करके 2 कर दिया गया। हर टीम को एक बार मिलता था, लेकिन इस साल इसको बढ़ा करके 2 कर दिया गया। अगला प्रश्न कि किस IIT संस्थान ने एक्वामैप जल संरक्षण नीति केंद्र को लॉन्च किया है। तो ये भी हमारा रिपीटेड प्रश्न ही है, इसको लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में उड़ीसा मंत्रिमंडल ने किस वर्ष लागू जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दिया। तो ये काफ़ी टफ प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। ये 1954 का अधिनियम था और इसमें 2022 में संशोधन कर दिया गया है। अब इस संशोधन के बाद में जो हमारा मंदिर प्रशासन है उसको अपने ज़मीन को बेचने के लिए या फिर उसको पट्टे पर देने के लिए राज्य सरकार के अनुमति की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2021 में भारत के पहले डिजिटल खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया। तो इसका जो उद्घाटन है वो हमारे केंद्रीय औद्योगिक और कौन सा मंत्रालय इनका है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु के तंजावुर में इसे खोला गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 में भारत के संसदीय कार्य मंत्री, तो जो अभी हैं वो तभी भी थे, नाम इनका है प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2021 में निर्भया एक पहल योजना किस राज्य ने शुरू किया है। ये भी आपका रिपीट हुआ है, तो इसको उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि फाइनल में हरियाणा ने तमिलनाडु को इसमें हराया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए CM शिशु सेवा योजना को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है असम राज्य की सरकार ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2022 को सिगरेट व तंबाकू उत्पाद पैकेजिंग व लेबलिंग एक्ट 2008 में संशोधन हुआ, तो नए नियम आपके कब से लागू होंगे। तो ध्यान रखिएगा दिसंबर 2022 से इसके जो नए नियम हैं उनको लागू किया जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था, कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित संस्थान द्वारा हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित एक सूर्य की परिक्रमा करते हुए बृहस्पति से कितने गुने बड़े ग्रह की खोज की गई थी। तो ध्यान रखिएगा ये ग्रह जो था वो आपके बृहस्पति से 1.4 गुना बड़ा था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। गुजरात के अहमदाबाद में जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है उसके द्वारा इसको खोजा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था। तो ये आपके मार्च 2021 में
गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से पीएम मोदी ने किया था। एक प्रश्न ये भी आपका रिपीटेड ही है कि वर्ष 2022 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है संघमित्रा बंदोपाध्याय को। तो ध्यान रखिएगा, टोटल वैसे 107 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है 2022 में, जिसमें से आपके 7 व्यक्ति हैं जिनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ये पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी आपके करंट अफेयर बचे हुए थे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आने वाले किसी भी शिफ्ट में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप लोग दोनों वीडियो को अच्छे से देख करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।